आहा हानि मुझे नहीं पता तुम में से कितनों को ये चीज़ पता है, लेकिन बैक इन द डे कुछ बूढ़ी औरतें ऐसा प्रिटेंड करती थी कि उन पे माता आ गई हैं या फिर वो पॉसेस्ड हो गई हैं। उस टाइम मुझे लगता था कि ये सच में पॉसेस्ड हो जाती होंगी और कोई यूं ही झूठ थोड़ी ना बोलेगा। बट एज आई ग्रू ओल्डर और मेरे लिए वो सब इंसिडेंट्स का मतलब बनना शुरू हुआ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो औरतें वो सब चीज़ें इसलिए करती थी ताकि वो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़े और उनको स्पेशल अटेंशन मिले। लोगों के बीच में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए ऊपर वाले से अपना खास संबंध बताना कोई नई बात नहीं है। ज़रा इस वाली क्लिप पे गौर फरमाओ। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, इसलिए मुझे नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है। मुझे नहीं पता कि ये बात उन्होंने अटेंशन के लिए बोली या फिर वो जेन्युइनली ऐसा फील करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे स्टेटमेंट्स को थोड़ा स्केप्टिकली देखता हूँ। और अक्सर लीडर्स खुद को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं किसी रिलीजन के साथ या किसी आइडिया के साथ, और उसके पीछे का मकसद ये होता है कि लीडर का नाम आइडिया के साथ ऐसे जुड़ जाए कि लीडर पे सवाल उठाना आइडिया पे सवाल उठाने के जैसा लगे। ये कोशिश होती है उस लीडर के अराउंड एक पर्सनालिटी कल्ट डेवलप करने की, जिस पे लीडर का बोला हुआ वर्ड फाइनल हो और लीडर पे सवाल उठाना बेसिकली इम्पॉसिबल हो। जैसे अगर कोई बंदा उस लीडर पे सवाल उठाएगा या उससे अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करेगा, तो उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाएगा कि वो बंदा उस आइडिया के अगेंस्ट है। और एट द एंड ऑफ द डे आइडियाज़ और फिलॉसफीज़ किसी भी इंसान से बड़ी होती है। भाई बड़ी होती है मेरा मतलब टैंजिबल सेंस में नहीं है। इंसान ख़त्म हो जाएगा लेकिन आइडियाज़ और फिलॉसफीज़ और बिलीव्स हमेशा रहती है। लाइक इमेजिन करो कि कल को तुम किसी अथॉरिटी के बंदे से क्वेश्चंस ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम उसको क्वेश्चन कर रहे हो तो बेसिकली तुम किसी आइडिया को क्वेश्चन कर रहे हो या किसी बिलीफ को क्वेश्चन कर रहे हो। किसी पोस्ट पे बैठे लोग या फिर पावर में मौजूद लोग अक्सर अपने अराउंड एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप करते हैं ताकि वो अकाउंटेबिलिटी से बच सकें। तो इन लीडर्स ने अपनी पर्सनैलिटी कल्ट्स बनाई कैसे? वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर स्टालिन की बात करें तो स्टालिन के कल्ट ने एक चीज़ की कि उन्होंने स्टालिन के जितने भी बचपन के दोस्त थे उन सभी को निकाला और स्टेटमेंट्स दिलवाए कि कैसे स्टालिन बचपन से ही एक बॉर्न लीडर था और उनको भरोसा है कि वो गरीबों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। स्टालिन्स के हर जगह पोस्टर्स लगते थे और उसकी ऐसी इमेज बनाई गई कि स्टालिन बच्चों को बहुत पसंद करता है और इन रिटर्न बच्चे भी स्टालिन को बहुत पसंद करते हैं। जैसे यहाँ इस पोस्टर में कुछ बच्चे स्टालिन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, थैंक यू बिलव्ड स्टालिन फॉर ए हैप्पी चाइल्डहुड। अब अगर हम रशिया से अपने पड़ोसी बांग्लादेश की बात करें तो शेख मुजीबुर रहमान के इर्द गिर्द भी ऐसे ही एक पर्सनालिटी कल्ट बनाया गया था। मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, जो अभी 2024 तक बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसने ये रूल बना रखा था कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर ऑफिस में मुजीबुर रहमान की पोर्ट्रेट होना मैंडेटरी है। 2023 में मुजीबुर रहमान पे एक बायोपिक भी बनी थी, इसमें एक प्रोड्यूसर एनएफडीसी भी थी। एनएफडीसी एक गवर्नमेंट एंटिटी है और चूंकि ये मूवी इनडायरेक्टली शेख हसीना के लिए बेनिफिशियल थी और शेख हसीना का बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बने रहना इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के लिए अच्छा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इस मूवी को प्रोड्यूस किया। लेकिन बात का क्रक्स यही है कि मुजीबुर रहमान के इर्द गिर्द भी एक पर्सनैलिटी कल्ट बनाया गया था। अगर ये एग्जाम्पल्स तुमको माइल्ड लगते हैं कि इसमें क्या है, ये तो सारे लीडर्स करते हैं, तो अगला सुनो। चाइना के माओ ने अपने अराउंड पर्सनैलिटी कल्ट बहुत दबा के बनाया था। चाइनीज नेशनल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे माओ की फोटो और एक कॉलम पे माओ के दिए कोट्स छपा करते थे कि सुप्रीम लीडर ने ये कहा, सुप्रीम लीडर ऐसा कहते हैं, सुप्रीम लीडर वैसा करते हैं। एक समय ऐसा आया था कि चाइनीज पब्लिक से ज्यादा पब्लिक स्पेसेस में माओ की पोर्ट्रेट्स और पोस्टर्स हुआ करते थे। हर चाइनीज सिटीजन को एक छोटी सी रेड कलर की बुक दी गई थी
जिसमें माओ के दिए कोट्स लिखे हुए थे। एंड द चाइनीज सिटीजन्स वेर एक्सपेक्टेड टू रीड दिस बुक एवरी डे, और वो अपने साथ ये बुक कैरी करें और जहाँ जाएं अपने साथ ही लेके जाएं। तो वही इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी ने प्रेस और मीडिया को ये वार्निंग दे रखी थी कि बिना उसके अप्रूवल के मुसोलिनी की कोई भी फोटो नहीं छप सकती। इसके पीछे की रीजनिंग ये थी कि मुसोलिनी के हिसाब से कोई भी फोटो जिसमें वो बेस्ट नहीं लग रहा, थका हुआ, कमजोर या फनी लग रहा है, वो नहीं छपनी चाहिए। तो वही इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन ने अपनी खुद की ही फोटोज इराक की करेंसी पे छपवा दी थी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, ये सारी चीज़ें लीडर्स अपनी पर्सनालिटी के अराउंड एक कल्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हिटलर ने अपनी इमेज बनाई थी एक हीरोइक जीनियस की जो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। उसने अपने अराउंड इफ ओनली हिटलर न्यू मिथ बनाया था, जिसके हिसाब से अगर कोई गलती हुई तो वो इसीलिए हुई क्योंकि हिटलर को उसके बारे में नहीं पता था, और अगर हिटलर उसके बारे में जानता रहता तो ये गलती कभी होने ही नहीं देता। हिटलर ने ये मिथ इसलिए बनाया था ताकि वो अकाउंटेबिलिटी से बच सके, कि अगर कोई गलती हो गई तो वो इसीलिए हुई क्योंकि हिटलर को पता ही नहीं था। मैंने हमेशा बोला है कि गैंग्स और पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है, और बेसिकली ये दोनों एक ही तरह से फंक्शन करती है, और इसीलिए गैंग लीडर्स भी अपनी पर्सनैलिटी कल्ट्स बनाते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा कि खूंखार से खूंखार गैंग लीडर्स के भी उनके लोकेलिटीज में और लोकल एरियाज में सपोर्टर्स होते हैं। वो क्या है? वो बेसिकली पर्सनैलिटी कल्ट्स है। लेकिन अब सवाल ये है कि लोग इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं सकते कि उनको ये पर्सनैलिटी कल्ट्स वगैरह समझ नहीं आ रही। अब इसका रीजनिंग ये है कि पर्सनैलिटी कल्ट्स 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करती हैं: सर्टेनिटी, बिलोंगिंग एंड मीनिंग। और हर इंसान ना चाहते हुए भी इन तीनों चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, उनकी तरफ ड्रॉन होता है। और अक्सर ये लीडर्स जिनके अराउंड ये पर्सनैलिटी कल्ट्स बनी होती हैं, वो बहुत सारी सर्टेनिटी और बिलोंगिंग प्रोवाइड करते हैं।